सबसे पहले वो आदमी मेरी तरफ लपका, उसने मुझे धक्का दिया, मैंने ऐसे अपने कपड़े झाड़ लिए, फिर मेरी जानिब आया, मेरा गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, मैंने किसी न किसी तरीके से छुड़ा लिया। उसको सब्र ना हुआ, उसने फिर मुगल्लज़ात बकना शुरू की। मैं मुश्तिल नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि मैं अपने मोहल्ले में नहीं खड़ा हुआ, मैं तो उसके मोहल्ले में खड़ा हूँ। अगर मैंने ज़रा भी कुछ किया, चाहे मैं ताकतवर भी क्यों ना हूँ, चाहे मैं उस वक्त पर गालिब क्यों ना आ जाऊँ, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस और रिप्रकशंस के बारे में सोचना है। मैं अपनी जगह डटा रहा खामोशी से और उसे समझाने की कोशिश की मसलियत है, लेकिन वो बाज ना आया, वो फिर आगे बढ़ा। इस दफ़ा उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया, थप्पड़ मुझे लगी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को रोकने में कामयाब हो गया। दहशतगर्द और पाकिस्तान के दुश्मन भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन चाह रहे हैं और अब पाकिस्तान को भी अपनी जगह पर डटे रहना है। रिएक्शन उनकी मर्जी का दे दिया तो हम हार जाएंगे। हमने रिएक्शन कैसा देना है जो हमारे भले के लिए हो, हमारी अच्छाई के लिए हो। हम मसलहतन वो काम करें जो हमें करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस मुल्क के लिए बेहतर। नहीं समझे आप? देखो, ये दहशतगर्दी के हमले क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। हिंदुस्तान और दीगर पड़ोसी मुमालिक, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि एक ख़ास मुल्क का मैं नाम लेता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जनाब तूफ़ान बरपा हो जाता है। क्यों बरपा हो जाता है मुझे नहीं पता। भाई इंडिया का नाम ले सकते हैं तो फिर उनका भी नाम ले सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं उस पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं लेना, है ना। मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है यार। आगे आप समझ गए ना, दहशतगर्दी कहाँ कहाँ से मुल्क में आती है हम सब जानते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता ना, मैं एहतियात बरतता हूँ क्योंकि किसकी हमदर्दियाँ कहाँ हैं मुझे नहीं पता। शुक्र है पहली दफ़ा हिंदुस्तान का तो नाम ले लिया, वरना तो हमारे यहाँ सहाफ़ी हजरात हिंदुस्तान का नाम भी लेने से डरते। क्यों भाई, क्यों डरते हो? वो लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ रहा है, आप उनका नाम लेने से घबरा रहे हो क्यों? क्या चीज़ है उनके पास, क्या है उनके पास जो आपके खिलाफ, जो हमारे सहाफ़ी खामोश हैं? मैं भी चुप हो जाता हूँ, पता नहीं शायद कुछ हो उनके पास जो हमारे लोग इतना घबराते हैं उनसे। एनीवे, बात कुछ ऐसी है कि अब रिएक्शन क्या आएगा मुझे पता है कि जी हम देख लेंगे, हम डर जाए नहीं। अभी रिएक्शन ये देना है तहम्मुल मिजाजी के साथ, सोचना है ये सब एक साथ क्यों हो रहा है, ये सब हिंदुस्तान क्यों करवा रहा है पाकिस्तान में, सोचना है ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में क्यों लाई जा रही है। कल भी हो गई, सुबह भी हो गई, शाम में भी हो गई, परसों भी हो गई। उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? उससे इम्पैक्ट हर शख्स की ज़िंदगी पे आ रहा है। ये डिस्कशन का बायस बन रहा है और इससे मुल्क की इकोनॉमी भी तबाह हो रही है, जो कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे याद कराया जा रहा है कि मेरा बिजनेस और इकोनॉमी का प्रोग्राम, मुझे एहतियात करनी है, ये मेरा टॉपिक नहीं, इसलिए मैं बड़ी एहतियात से चलूँगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब नईम कुरैशी साहब, लेकिन उनसे मैं इस मौजू के मुतल्लिक कोई बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल बेहिस और बेदर्द हो जाऊँगा इंतहाई नाजुक सूरत हाल के अंदर, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान का विजन कहीं और है, लेकिन मुझे ऑफ ट्रैक होने का हक़ है क्योंकि मैं तो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम करता हूँ। इस बारे में और क्या कहूँ मैं। वैसे देयर आर मैनी सेलेस्टियल इवेंट्स जो कि हो रहे हैं मतलब कायनात में, जिसके असरात ज़ाहिरी बात है पूरे पाकिस्तान पर भी होंगे, तब मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता। अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स भी हुआ, फिर उसके बाद रेड मून भी हुआ, और कल कराची के अंदर शाहब साकिब ये लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है UFO आ गया था, बहुत कुछ हुआ। खैर यहाँ पर मैं नईम कुरैशी साहब की जानिब जाऊँगा जो कि एक माशी माहिर हैं। वेलकम करता हूँ आपको नईम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब, इससे कतई नज़र के दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे समझते हैं कि IMF के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं। बिल्कुल जैसे कॉलेज के दिनों के अंदर मोहब्बत हो जाने पर उस लड़की के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था,
मैं और आप भी चूँकि मईशत के मौजू से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें भी IMF के अलावा कुछ दिखाई ना दे और कुछ सुनाई ना दे। तो बात यह कि IMF आई, हमने तो ज़्यादातर जो है वो नैरेटिव को चलाया, लेकिन उन नैरेटिव को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वजह यह है कि IMF आए और उन्होंने आकर बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई और उन्होंने हमारी मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया और इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी ताजिर सनतकारों ने मुँह की खाई। और उसके बाद फिर अवाम को भी बड़ा धचका लगा, क्योंकि हमारा बड़ा मोरल बिल्डअप कर दिया गया था और हमें बड़ा वो तगड़ा कर दिया गया था, पेट्रोल सस्ता होने वाला है, इसके बाद पानी के नलकों में पेट्रोल आएगा, डांस करो, ये करो, वो करो, नाचो गाओ। उतनी देर में IMF ने बोला कि भाईजान 1 भी रुपया कम किया तो उधार नहीं मिलने का। तो थोड़ा सा तज्जिया पेश करें। ये खुशगवार माहौल के अंदर IMF के साथ गुफ्तगू हुई, जिसमें वो अपनी हर बात मनवा के गए, हमारी एक बात नहीं मानी। इसमें कामयाबी किसकी हुई, ये मुझे ज़रा समझाइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, कामयाबी दोनों की हुई। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान जो है अपनी जो भी सूरत हाल बताना चाहती थी वो बताने में कामयाब हो गई। एक हद तक IMF को मुतमईन करने में भी कामयाब हो गई और IMF ने तमाम बातें सुनने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं किया, जो वो नहीं करना चाह रहे थे इस वक्त कुछ वजूहात की बिना पे, तो वो भी कामयाब हो गए और मुआहदा किए बगैर ही चले गए। आमतौर पे ऐसा बहुत कम होता है कि फर्स्ट रिव्यू में कोई प्रॉब्लम आए। आमतौर पे फर्स्ट रिव्यू जो आसानी से हो जाता है और स्टाफ लेवल मुआहदा तो हो ही जाता है। लेकिन जहां हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सी चीजें उन्हें बताई, अपनी वो तमाम साइड बताई जहां उन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा सा प्रोग्रेस की है। डिले जरूर हुआ, जैसे आपको पता है कि सूबों के हवाले से ज़राए आमदनी पर टैक्स का मामला था, वो सितंबर में होना था लेकिन फिर उसे देर किया। अक्टूबर तक पंजाब ने और सिंध ने ऐलान किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2025 से होनी थी, लेकिन वो अब तक नहीं हो सकी, लेकिन मुआहदा हो गया। इसी तरह हुकूमत ने जो है, आपको मालूम है कि IMF के कहने पे जो है, जो अपने रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बेहतर किया FBR के अलावा। तो हुकूमत जो है वो कुछ चीजें बताने में कामयाब हो गई है, लेकिन कुछ चीजों में नाकामी हुई। जैसे निजकारी का मामला है, निजकारी में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है और इस पे अब फिर उन्होंने नए वादे किए हैं कि जी अब हम जो है वो 7 इदारों को जो है वो निजकारी करेंगे। इसी तरह हुकूमत ने जो है IMF के कहने पर, आपको पता है कि इंडस्ट्री के जो कैपेटिव पावर प्लांट हैं, जो कि इंडस्ट्री जो है गैस लेती है और उससे बिजली बनाती है, लेकिन हुकूमत जो है उसके ऊपर ये इसरार था IMF का कि आप जो है ये गैस देना इंडस्ट्री को बंद करें ताकि वो नेशनल ग्रिड से जो है वो बिजली लें, क्योंकि अगर नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं लेंगे तो हमारी जो डिस्कोज हैं उनको पैसे कहां से मिलेंगे। लेकिन हुकूमत ने बहुत ही दरख्वास्त की IMF से कि हम ये बंद तो नहीं कर सकते। उनका इसरार था कि गैस बंद की जाए कैपेटिव पावर्स के लिए, लेकिन हुकूमत ने 791 रुपए गैस का जो यूनिट है उसका फी यूनिट जो है 791 रुपए जो है वो उसकी कीमत बढ़ा दी और इस तरह से गैस को किसी हद तक महंगा कर दिया ताकि लोग जो है गैस के बजाय नेशनल ग्रिड की तरफ जो है वापस आ जाए इंडस्ट्री वाले। अब इंडस्ट्री वाले जो है वो जाहिर है कि एहतजाज कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इन्होंने जो यूनिट की प्राइस तय की वो भी जो टॉप टाइम होता है, जो ज्यादा टाइम होता है, जो बिजली का जो हाई रेट होता है वो लगा के इन्होंने 791 रुपए लगा दिया है। तो इस तरीके से जो है वो मिला जुला मामला है, लेकिन क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी किया फिर बाद में IMF ने, वो बहरहाल एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद बहरहाल ये 15 अप्रैल से अच्छा, मैं आपको बताऊं, IMF वाले जो है ना वो 5 स्टार होटल के स्टाफ की तरह हैं। 5 स्टार होटल का जैसा वेटर होता है ना, जो किसी चीज को मना भी करता है तो वो स्माइल करके कहता है नो थैंक यू सर। तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो IMF भी कभी किसी को डांट झड़क नहीं करता। वो बातें कुछ ऐसे गलोल मलोल करके जाता है कि वो कुछ समझ नहीं आता कि हाँ किया या ना। तो बात ये है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि
मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूं कि जो मुझे समझ में आया। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चलेगी एज पर मार्केट फोर्सेस और इन्फ्लेशन इंडिकेटर के हिसाब से, जो साइंस की किताब में लिखा हुआ है उससे हटके नहीं आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते। हमारे बिजनेसमैनों ने बहुत लुड्डी डाली, बहुत ड्रामे किए, कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने फिस्कल पॉलिसी के मुतालिक भी उन्होंने ये कहा कि भाई डिसिप्लिन लेकर आओ, आप अपने रेवेन्यूज़ पे बात करो। अब रेवेन्यूज़ पे आपसे बात करूंगा और रेवेन्यू पर अब उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि वो नुकात जिनके ऊपर पाकिस्तान में डिस्कशन हुई नहीं। एक्चुअली हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे ना तो हम बच जाएंगे, तो छुपा छुपा के, डर डर के, घबरा घबरा के, हर चीज़ आवाम से दूर रख के, रियल पिक्चर कभी ना शो करें, इससे इकॉनमी बेहतर नहीं होती, इससे इकॉनमी में अभाम पैदा होता है। IMF का सबसे प्राइमरी जो फोकस है वो पाकिस्तान का रेवेन्यू टारगेट है, और नईम कुरैशी साहब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों में मैसिव शॉर्टफॉल आ रही है, और वो IMF के लिए कंसर्न है। इसके बारे में भी थोड़ी सी आप जो है वो कमेंट्री दें। जी देखिए, जब लास्ट ईयर ये बजट बनाया जा रहा था तो उस वक्त जब FBR ने ये टारगेट रखा था तो हमने उस वक्त भी कहा था कि लास्ट ईयर के मुकाबले में 40% इंक्रीज का टारगेट रखा था FBR ने, जो कि मेरे अलावा तकरीबन सभी लोगों ने ये बात कही थी कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। 12,970 अरब रुपए का जो टारगेट है वो पूरा होना मुमकिन नहीं है, और खास तौर से उन हालात में कि उस वक्त लास्ट जून में हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि इंपोर्ट को जो है कर्व किया जाए। आप इंपोर्ट्स को जब कर्व करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आपके रेवेन्यू में इजाफा हो, और वो भी 40% का। अब आप देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने फिर IMF से ये दरख्वास्त की है कि इस टारगेट को जो है थोड़ा रिड्यूस किया जाए। तकरीबन 579 अरब रुपए का जो टारगेट है वो अब कम करने की बात हो रही है। तो ये तकरीबन उस टारगेट का 30% जो है लेस हो जाएगा, तो गोया 10% का इंक्रीज रह जाएगा, जो कि रीजनेबल था कि अगर आप उसी वक्त बजाय 40% बढ़ाने के 10% बढ़ा देते तो शायद आज आपको ये दरख्वास्त करनी ना पड़ती। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो दुकानदारों से जो सेल टैक्स लेने की बात हुई थी, जो शॉपकीपर से सेल टैक्स लेने की बात हुई थी, उसमें भी हुकूमत ने बिलियंस का टारगेट रखा, लेकिन वो चंद लाखों में जो है वो हमें वसूल हो पाया। तो हुकूमत को वहां भी बड़ी बुरी तरह जो है वो नाकामी हुई। दूसरी बात यह है कि लेकिन हुकूमत ने लोगों से टैक्स लेने के लिए जो है, एक तो जैसे आपने फरमाया था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं कर रहे, वर्ल्ड मार्केट में इतना रिड्यूस हो गई है प्राइस, लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि जो अभी आपने फरमाया कि 2 दिन पहले जो हाइक क्रिएट हुई थी, लेकिन बजाय कम करने के 10 रुपए लेवी बढ़ा दी है। ये भी IMF के कहने पे हुआ है। ये मौजूदा हुकूमत जो है जिस तरह से IMF के बजट पर चल रही है, ये IMF का बनाया हुआ बजट है जो कि बार बार कहा जाता है, और जितनी सख्ती से ये अमल दरामद करते हैं, एक बात भी अपनी मनवा नहीं सकते, आवाम को किसी तरह भी रिलीफ नहीं देते, बल्कि ये आपकी जबान में कि पीछे लगा देते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि आइंदा जो है वो हम आपको रिलीफ देंगे। आप इमेजिन करें कि जो पेट्रोल की प्राइस है इस वक्त वर्ल्ड मार्केट में अच्छी खासी कम हुई है, और ये एक ऐसी चीज थी जिसमें वाकई जेन्युइनली आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं दिया, 10 रुपए लेवी बढ़ा दी। नहीं, लेकिन देखिए इसमें असल में पाकिस्तान की आवाम समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली जो अग्रीमेंट रीच होगा ये गवर्नमेंट और IMF के दरमियान होगा, इसमें आम आदमी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ना उनकी बेटरमेंट का, ना उनकी वेलफेयर का कोई इससे ताल्लुक है। ये तो एक मुल्क का एक इदारे के साथ एक अग्रीमेंट है, और जाहिर बात है वो उनके लिए वो प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी जो अवामी प्रायोरिटीज़ होंगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो हमारे लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनकी सख्त शराइत हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो तो नेगोशिएट कर रहे हैं ना, और उस वक्त के लिए वो कंट्री को एक मुख्तलिफ तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। वो एक कर्ज देने वाले हैं और हम एक कर्ज लेने वाले हैं, तो वो अपनी शराइत हमें इस हिसाब से डिक्टेट करा रहे हैं, जो मुझे समझ में आई है। आपकी बात 100% दुरुस्त है,
हुकूमत की हम IMF से तो कोई शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन हम हुकूमत के बारे में ये बात 100% आपकी दुरुस्त है कि उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो अवामी मफादात नहीं होते, वो सियासी नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखते हैं, वो मईशत पे भी सियासत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा भी हो, कितनी ही सख्त कंडीशंस हो, हम ये मुआहिदा कर दें ताकि हम अवाम में कह मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट भी इस बारे में डिस्कस नहीं कर रही, अखबारात में भी इस सिलसिले में नहीं आ रहा, लेकिन IMF का एक देरीना मुतालबा और उस पर मेरे ख्याल से अब अमल दरामद भी होगा। उन्होंने कहा जितने सरकारी अफसरान हैं वो अपने असासों का और अपनी आमदन का मजमूई जो डिक्लेरेशन है वो करें। हमें पता होना चाहिए इनके पास कितने असासे हैं और इनकी आमदन क्या है, क्योंकि जाहिर बात है ब्यूरोक्रेट का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, $70,000 उसकी यूनिवर्सिटी की फीस है, तो आप मुझे बताओ कि वो क्या कमा रहा है कि वो वहाँ पर $70,000 भेज रहा है, और वो भेज कैसे रहा है। चलो एक प्रॉपर्टी डेवलपर है जो दुबई चला गया, उसके पास पैसे गए हैं, हमें पता लग गया है कि गलत काम हो रहा है, नैब भी उसके पीछे, हर कोई उसके पीछे, लेकिन जो हमारे सरकारी अफसरान $70,000 अपने बच्चों की फीस भेज रहे हैं सालाना, वो कहाँ से जा रही है ये भी मालूमात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से IMF ने सही कहा है कि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के सरकारी अफसर कहाँ से आमदन कमाते हैं, उनके असासे क्या हैं, उनकी शरीयत क्या है। अच्छा देखें, इसका अलमनाक पहलू ये है कि बुनियादी तौर पे तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी और हुकूमत को ये काम खुद करना चाहिए, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि IMF के कहने पे भी हुकूमत टाल मटोल कर रही है। हुकूमत ने इसमें भी बहुत टाइम लगाया और बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं उनको जो है इस लिस्ट से निकाल बाहर किया है, खासतौर से 17 ग्रेड से ऊपर के जितने अफसरान हैं उन सबको इससे बाहर कर दिया है इसके प्रीव्यू से। और इनकी कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके ये असासे डिक्लेयर ना हो, यानी ये हुकूमत इस कदर ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट कर रही है, जबकि IMF जो है इस बात पे बार बार इसरार कर रहा है कि उनके असासे जो है डिक्लेयर होने चाहिए, उनकी इनकम की डिटेल्स होनी चाहिए। इनकम का भी मसला आ जाता है। आपको पता होगा कि वो इस दफ़ा इसरार करके गए, आपने भी गुफ्तगू में जिक्र किया। अब ज़रूरी आमदन हमारे सियासतदान जो हैं, आपको पता है हमारे यहाँ अर्बन रूरल डिवाइड हो चुका है 50-50, लेकिन सीटें अभी भी मेरे ख्याल से रूरल को ज़्यादा देते हैं पाकिस्तान में, और एग्रीकल्चर का 67% मेरे ख्याल काफ़ी साल पहले था, अब शायद एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के GDP में कहीं कम हो चुकी है। लेकिन वो ये है कि गेम सारा ये है कि ये सियासतदान सारे वहीं से कमाते हैं। अब कमाते हैं नहीं कमाते हैं, क्या गेम है इनकी, हमें अंदर की बात नहीं पता, लेकिन अब एग्रीकल्चरल इनकम पे भी गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजह यह है कि जो इनकी मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी होती है ये उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में ही जाहिर करते हैं और उस पर टैक्स देते नहीं हैं। हुक्मरान तबकात जो हैं वो टैक्स देना ही नहीं चाहते। आप देखिए कि ये या तो सैलरीड पर्सन से लेते हैं, आप देखें कि एक आम आदमी मोबाइल फोन का कार्ड लेता है उस पर भी वो टैक्स देता है और फिर उस पर ताने भी सुनता है कि पाकिस्तानी चोर है, वो टैक्स नहीं देते। तो इस सूरत हाल में ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। उसके अलावा एक खास बात आपको बताऊं और वो ये है कि IMF से इन्होंने ये भी कहा कि जी हमें टैक्स कम करने की इजाजत दे, लेकिन IMF जो है वो टैक्स कम करने की इजाजत नहीं दे रहा और उसकी वजह हुकूमत पाकिस्तान ने ये बताई कि मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि बिल्डर्स जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वो डॉलर्स जो है पाकिस्तान से जो है दुबई भिजवा रहे हैं और वहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नैब ने ये धमकी भी दी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि जी बहरिया टाउन में आप कोई प्रॉपर्टी ना लें। अब उसमें एक वजह तो यही थी कि डॉलर जा रहे थे, दूसरी वजह मलिक रियाज साहब हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल नैब ने ये कहा था और अब हुकूमत पाकिस्तान और FBR जो है इसको बहुत संजीदगी से ले रहा है। मुबैना तौर पे जो है कुछ लोगों के नाम भी आए हैं कि ये वो बिल्डर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब बहुत बड़ा मसला ये उठ गया है ना कि अगर बैंकों से भी नहीं जा रहा और मनी चेंजरों से भी नहीं जा रहा और मुबैना तौर पर हमें यह बताया गया कि हुंडिया वाला भी पाकिस्तान में खत्म हो गया है, तो इन तीन जराए से नहीं जा रहा तो फिर पैसा जा कैसे रहा है? जी, तो इस एतबार से FBR जो है वो इस हवाले से भी परेशान है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यकीनी तौर पे जो है वो
डॉलर्स की जो कीमत है पाकिस्तान में वो यकीनी तौर पे बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि असल में देखिए सारी गुफ्तगू का लब्बे लुबाब ये है कि एक तवील अरसे से हम ये बात बार-बार हुक्मरानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मईशत पे सियासत मत कीजिए, मईशत पे आप सियासत करेंगे तो ना मईशत बाकी रहेगी और ना ही आपको सियासी तौर पे कोई फायदा होगा। इस वक्त हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान में आप फिगर्स को फच कर सकते हैं, फिगर्स का खेल खेल सकते हैं, लेकिन हकीकी पिक्चर तो यही है कि एफबीआर खुद समझता है कि लोग पाकिस्तान से सरमाया लेके जा रहे हैं, लोग नेशनलिटी छोड़ रहे हैं, इंडस्ट्री बंद है, इंपोर्ट्स आपकी कम है, इंडस्ट्री बंद है और आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में बुरी तरह नाकाम हैं, जो हमारा सबसे बड़ा नईम सोर्स ऑफ कुरैशी इनकम साहब, होना ये मैं चाहिए। और आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी तो इंटेलेक्चुअली मुझे नहीं पता कि उनका लेवल क्या है, लेकिन वो तो मेरी और आपकी बातों की नफी कर रहे हैं ना। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, 2-3 लोग और बोल रहे होंगे, ज़्यादातर लोग हमारी बातों की नफी कर रहे हैं, जबकि उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है ये बातें करके मिसगाइड करने का। क्योंकि देखें, वो शख्स सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो बेवजह आपकी तारीफ़ करे। बेवजह खुशामद करने वाले शख्स से इंसान को हमेशा मुहतात रहना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का बिहेवियर जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो बहुत इरेटिक बिहेवियर है और इरेशनल बिहेवियर है। असल में देखिए बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके हर तरह के कारोबार में, चाहे कोई कितना ही बड़ा कारोबार क्यों ना कर रहा हो, उसमें शकुक व शुबहात बहुत होते हैं और एक खास सतह तक फेयरनेस का एलिमेंट जो है वो मिस होता है। लिहाजा इखलाकी तौर पे भी ये इतने मजबूत नहीं होते। ये जो कुछ भी स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह मुआशरे के दीगर जो लोग हैं उनका हम देखते हैं बिहेवियर, इसी तरह इनका बिहेवियर भी आप देखें कि एक तो ये कमजोर है, दूसरी वजह यह है कि इस वक्त हर तबका जिंदगी पर जो है वो दबाव बहुत है। इन बेचारों पर भी दबाव बहुत है, ये अपनी मजबूरी में ही बयानात देते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, मेरी मुलाकात चेंबर में भी होती है, फेडरेशन में भी होती है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आप देखें इस मुल्क की जर्नलिस्टों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। इसी तरह जो है सियासतदानों में बहुत से लोग हैं, बहुत फेर बात कहना चाहते हैं लेकिन दबाव इतना कि कहानी कह नहीं पाते, और जो कह देते हैं उनके साथ क्या होता है वो भी आपके सामने। हकीकत ये है कि इस वक्त इकोनॉमी एक्चुअली बन गया है एक बोन ऑफ कंटेंशन। मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि गवर्नमेंट देखें, क्योंकि बैड टू वर्स वाला सीन है ना, और वर्स टू बैड वाला सीन है। अब लोग कंपेयर करते हैं, आपको पता है पीटीआई की हुकूमत काफ़ी मुश्किल सरकमस्टांसिस के अंदर गई और फिर वो लोग काफ़ी ज़ेर अताब आजकल आए हुए हैं। तो अब पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान भी, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मईशत बहुत बर्बाद हुई और उसके जो आर्किटेक्ट थे वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर से जो थ्रू टाइम वो चेंज करते रहे। मेरे ख्याल से उन्होंने भी 3 बदले, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है उनके वक्त पे 3 रहे, तीनों ने बेड़ा गर्क किया। और फिर उसके बाद जाहिर बात है अब उसका कंपैरिजन करेंगे मौजूदा अदवार के अंदर, तो एम ये है कि ये किसी तरह ये प्रूव करना चाहेंगे अभी मौजूदा हुकूमत कि हम पीटीआई से तो बेहतर रहे हैं ना। और पीटीआई ने, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लोगों की होप्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया इकॉनमी का। अब उन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब हम बेचारे मासूम अवाम जो हैं, जिनका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वाबस्तगी नहीं है, उनको अब समझ में नहीं आ रही कि हम कंपेयर किसके साथ करें। दोनों ही बच्चे फेल हुए हैं। अब फेल बच्चों का आपस में क्या कंपैरिजन करें कि 20 नंबर किसके आए थे और 21 नंबर किसके आए थे। माजरत के साथ, बुरा ना मानिएगा। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब आप देखें ना, हमने एक कॉर्पोरेट लीडर सो कॉल्ड असद उमर साहब, ये वो फलां वीआईपी कॉर्पोरेट मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया उस आदमी ने, आके सत्यानाश कर दिया उसने। यकीन करें, जो बनी बात थी उसने बेड़ा गर्क कर दिया उसने। टीवी के ऊपर कोई एंकर ये बात नहीं कह सकता, मैं आपको बता रहा हूं, उसने आके सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। लेकिन आज आप देखें कोई उससे नहीं पूछ रहा, वो खिड़ियां पहन के कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आप मुझे बताएं, तो बड़ा बड़ा गुस्से में आता है। मैं आपको बताऊं, देखिए अकाउंटेबिलिटी का मामला तो ये है कि वो असद उमर तक ही ये मामला महदूद नहीं है। अकाउंटेबिलिटी औरों के साथ किसी की अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ किसी की होती ही नहीं है। आपने देखा होगा एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं आजकल,
एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, माजी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो बच्चों की सालगिरहों पर जाकर भी लेक्चर दे रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। लेकिन अपने दौर में उन्होंने भी अपने हिस्से का बेड़ा गर्क किया था, आपको पता होगा। आजकल वो सबको सिखा रहे हैं कि जी मईशत ऐसे चलनी चाहिए और वैसी चलनी चाहिए, और होटलों में जा जाके लेक्चर दे रहे हैं। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा क्योंकि कुछ पता नहीं कल फिर दोबारा बना दें उनको। बिल्कुल सही है। और देखिए बात यह है कि जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, इनकी सारी प्रायोरिटी ही ये है कि अपनी हुकूमत को पीटीआई से बेहतर करके दिखाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मईशत का मामला इमरान साहब के 3 साल दौरे हुकूमत तक ही महदूद नहीं है। इसका पूरा फर्ज कर मंजर है पूरा। ये बिजली घर जो हैं, ये जो हमारे बिजली घर हैं, ये किसने यानी पसे मंजर तो काफी वसी है, गहरा है। माजरत नाजरीन, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। नईम कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। मैं इस वजह से जज्बाती हुआ क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी असद उमर से कि वो मईशत को ठीक करेंगे। लेकिन यकीन करें, जो उन्होंने मईशत के साथ किया है ना, यकीन करें, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस आदमी ने क्या किया। और कोई उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा कि तुमने मईशत का क्या हाल किया। कोई उससे नहीं पूछ रहा कि असद उमर तुमने क्या किया, अपने सालों में तुमने मईशत के साथ क्या किया, कोई नहीं पूछ रहा। एक वक्त बनता है कि उस शख्स से भी जाकर पूछा जाए कि आपने मईशत का क्या किया। तो बेसिकली जो गुफ्तगू के अंदर हमारी बातें सामने आई वो ये है कि एक तो रेवेन्यू टारगेट किसी तरह रिव्यू करना पड़ेगा ताकि हम IMF की शराइत पर पूरा उतरें। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं करेगा। एक बंदा होता है ना जो आके आपको बताता है कि बच्चा आपका, उसकी क्या कारकर्दगी रही। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, एक टीचर होती है थोड़ी जो आपको सच्ची सच्ची बता देती है आपका बच्चा कैसा है, ठीक है। तो मैं आज वो टीचर बन जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि हकीकत बात क्या है। IMF के साथ नेगोशिएशन हुई, IMF ने आपको कहा कि ये रेवेन्यू टारगेट शॉर्टफॉल हो गया आपका, अब आप इसको रिकवर शायद करें, अगर नहीं होता तो फिर आप बताएं। हमने रिव्यू के लिए डाल दिया, उन्होंने माना नहीं माना हमें क्या पता, ठीक है। तो हमारा काम रिश्ता डालने का था, अब वो माने ना माने उसकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमने फिर उसके बाद रिव्यू के बाद ये सोचना है कि भाईजान ये जो हम अपनी तरफ से एक नए किस्म का टैक्स टारगेट हर साल बना के दे देते हैं, इसके पीछे कोई जवाब भी होना चाहिए। हर आदमी काम चलाऊ काम करता रहे, ठीक है, फिर मुल्क पाकिस्तान वाला हाल हो जाता है। काम चलाऊ काम नहीं करना, एक बात करनी है, 100 बातों की एक बात, ठीक है। तो एक तो हो गया रेवेन्यू टारगेट, वो अब इस दफ़ा बजट के अंदर क्या देना है, सही वाला देना है। ये नहीं करना भाई बढ़ा के दे दिया ये। नॉन रेवेन्यू टारगेट बिल्कुल सॉलिड देना है, जो आ रहा है वो बताना है, जो आ गया वो बोनस है, ठीक है। पिछली दफ़ा आप लोगों ने ऐसी हवा में उड़ा दी, हमने PIA प्राइवेटाइज कर दिया, ये वो फिर हुआ ये PIA बिका नहीं, खुद भी जग हसाई भी हुई, मजाक भी हुआ, लोगों ने भी मजाक उड़ाया, उसकी ओनरशिप भी कोई नहीं ले रहा कि जी हमारा है। मिनिस्टर भी कह रहा है जी मेरे दौर में थोड़ी हुआ है, मुझसे पहले हुआ है। वो पहले वाला मिनिस्टर कौन था, किसी ने पता ही कोई नहीं, ठीक है। जेड़ा बंदा लभा वो कहना मैं तो माली हाँ, ठीक है। तो अब बात यह है कि अब वो मिल नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज़ ये जो IMF की प्रायोरिटी है वो आपका रेवेन्यू टारगेट है और आपका नॉन रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आपने जो है ना बताने सही हैं, एक नंबर काम करना है, ठीक है। इस दफ़ा ये छोड़ दो, अब ये बातें माजी की हो गई, ये यूँ वो। अब हमें मुल्क को बचाना है तो हमें सही बात करनी पड़ेगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, लेकिन वो भी हमें तड़पा के करवाएंगे, ठीक है। देखिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इतना तड़पाएंगे हमें, इतनी टेंशन देंगे, मेंटली टेंशन दे के वो हमें देंगे वो हमें पैसे, ठीक है। लेकिन आपने बचना किससे? देखो, बचना आपने अमेरिकन पॉलिसी से। अमेरिका वाले किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं और IMF वो करेगी जो अमेरिका कहेगा। वो आपको एक तरह से ना टाइट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। उनको पता है किस तरह से किसको टाइट करना है, उनको पता है पैसों की ज़रूरत है, इनको टाइट करो। मुल्क के हालात हमारे वैसे अमन व अमान के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। देखो यार, आप गिन लेते हो 100-200 लोगों को। ये कल भी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आ रहा था मैं बल्कि वो देख रहा था, ये जो आजकल वीलॉग वगैरह बनाते हैं ना, एक कोई पहले TV से मुंसलिक फ़र्द थे, वो बना रहे थे, मैं अभी आपको फ़ोन करके बताता हूँ फ़लाँ रेस्टोरेंट। अबे उस रेस्टोरेंट के 20 टेबल हैं यार, हमने भी खाना खाया हुआ वहाँ पे, ठीक है। 5,000 रुपये फीकस भी आ जाता है, बिल कम भी आता है। आप ये बोल रहे हो उस रेस्टोरेंट के 10 टेबल फुल होगा, इसका मतलब पाकिस्तान इकॉनमी ठीक है? यार प्लीज़, बस मुझे पता है यहाँ पर मेरे पास प्रोग्राम के अंदर वक्त मुख्तसर होता है, वरना मजीद उसके बारे में बात करते हैं और मईशत के बारे में भी। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।